happy, new, colorful and prosperous new year to all the bankers and financial advisor। आपको लगता होगा न्यू ईयर तो 1 जनवरी को होता है ना, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो फिनांस के रिलेटेड है तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। सो आज से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो हमें समझना चाहिए कि इंडियन करेंसी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सीखेंगे बैंकिंग सिस्टम, जो इंडिया की बैंकिंग सिस्टम है ना, उसके बारे में। तो फर्स्ट स्टार्ट होते हैं, जो सबका बाप है वो है आरबीआई। कभी सोचा है कि ये नोट्स ये प्रिंट कौन करता होगा? सोचो, हम 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोगों को ये नोट्स पूरी होनी चाहिए, मतलब उस लेवल का प्रिंट होना चाहिए। तो आरबीआई के टोटल 4 हेडक्वार्टर्स हैं, एक मुंबई में, एक बेंगलोर में, कोलकाता एंड दिल्ली, ऐसे 4 हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ पे नोट प्रिंट होती है। अभी आपने धूम मूवी या ऐसे सब मूवी में देखा होगा जहाँ पे नोट के जो प्रिंट हैं वो मशीन चोरी हो जाते हैं, फिर हीरो बहुत करोड़ों कमाते हैं। बट एक्चुअल लाइफ में ये नहीं होता, वहाँ पे हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। मैं भी सोच रही थी कि ये जो कलरफुल नोट्स है वो कौन प्रिंट करता होगा। कभी सोचा है कि जो इंसान प्रिंट करता होगा तो मतलब नोट प्रिंट करने का काम, मतलब हाँ, मतलब 1-2 नोट चोरी भी कर ले तो पता नहीं चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे रिस्की काम होता है उसका कि वो जो इतने 140 करोड़ लोगों के लिए नोट प्रिंट करना, और फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि अब ये 500 की, 200 की, 100, 50 एंड 30 वो जो नोट प्रिंट कर रहे हैं तो कितनी नोट जा रही है, काउंटिंग से लेकर सब कुछ वहाँ पे सिक्योरिटी के साथ होता है। तो आरबीआई का काम है नोट प्रिंट करना, और आरबीआई सारे नोट्स हर एक बैंक को पास आउट करते हैं, और बैंक से हमारे जो हमने बैंक में डिपॉजिट किए होते हैं वो सारे पुराने नोट्स आरबीआई को आते हैं। तो सारे करेंसी का लेना देना आरबीआई करता है। अभी जो प्रिंट सारे नोट्स हैं वो आरबीआई प्रिंट करता है। अभी जैसे कि ये सारे नोट्स, ये सारे कलरफुल नोट्स, तो ये सारे नोट्स है जो आरबीआई है वो प्रिंट करते हैं, लेकिन ओनली 1 रुपीज़ की नोट है ना वो इंडियन गवर्नमेंट प्रिंट करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी कॉइन्स और 1 रुपीज़ की जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्रिंट करती है, और बाकी रिमेनिंग जो भी है वो आरबीआई प्रिंट करता है। तो आजकल देखते होंगे कि छुट्टे का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब 50 रुपीज़ की नोट भी है ना, मैं आज नेबर से मांग के आई, मेरे पास 50 रुपीज़ की नोट भी नहीं थी। तो चेंज का इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? कभी सोचा है कि क्या है? अभी जैसे कि 500, 200 इनकी प्रिंटिंग की भी कॉस्ट होती है। जैसे कि 10 रुपीज़ का अगर नोट देखो, या 20 रुपीज़ का, या 5 रुपीज़ का या नोट देखो, तो उसका जो प्रिंटिंग का खर्चा है वो गवर्नमेंट को 3 to 4 रुपीज़ में हो गए। तो इसीलिए मोस्टली गवर्नमेंट ने 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ के जो प्रिंट है, मतलब कि नोट्स है, ऑलमोस्ट प्रिंट करने बंद कर दी, ताकि सब लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करें। ऑनलाइन पेमेंट को एंकरेज इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग जस्ट इमेजिन करो, हम लोग 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोगों के लिए नोट प्रिंट करना बहुत ही मुश्किल का काम है आरबीआई की। तो इसीलिए मोस्टली आजकल हम लोग जीपे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। एक 10 रुपये का मतलब जूस भी पीना है, गन्ने का रस, तो वो भी मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। कभी कभी एक जोक भी आता है कि इन फ्यूचर भिखारी लोग भी भीख मांगेंगे तो उसको भी हम ऑनलाइन पे करेंगे और स्कैनर से पे करेंगे उसे। तो मोस्टली अभी हम लोग के पास सभी 200, 100 एंड 500 की नोट ही रहेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि नोट की प्रिंट आउट कैसी होती है और कैसे ये नोट बनती है। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ से मशीन से अच्छे और खराब नोटों को पहले अलग अलग कर लिया जाता है। अब बारी आती है इन नोटों पर नंबरिंग करने की, जिसके लिए इन नोट्स पर नंबर्स डाले जाते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसमें एक नोट को लेकर चेक किया जाता है कि सब कुछ ठीक प्रिंट हुआ है या फिर नहीं। अब अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि आखिर खराब नोटों का क्या होता है, तो इन खराब हो चुके नोटों को बैंक में जमा करवा दिया जाता है, जहां से इन खराब नोटों को बैंक के द्वारा मुख्यालय में भेज दिया जाता है। ये खराब हो चुके नोटों की चेकिंग करी जाती है और इन नोटों की जगह पर नए नोटों को छापा जाता है। वैसे अब नोटों की छपाई तो हो गई, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि आखिर ये लोगों तक पहुंचता कैसे है। दरअसल आरबीआई के पूरे देश में अलग अलग शहरों में ऑफिसेज हैं, जहां सबसे पहले इन नए छपे गए नोटों को पहुंचाया जाता है, और इसके बाद बारी आती है नए नए नोटों की अलग अलग बैंक्स में सर्कुलेट करने की, जहां से ये नोट आम जनता तक पहुंच पाता है।
अब नोटों की छपाई में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है ना, वो ये है कि क्या कोई भी देश जितना चाहे उतने नोटों की छपाई कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी देश जितना चाहे उतने नोटों की प्रिंटिंग कर सकता है, बल्कि इसे सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से ही तय किया जाता है कि नए नोट प्रिंट किए जाने चाहिए या फिर नहीं। साथ ही में एक बार में कितने नोट छापे जाने चाहिए ये भी देखना और तय करना आरबीआई का ही काम होता है। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि मिनिमम रिजर्व कितना है उस देश के पास, उसके बाद ही नोटों की छपाई का काम शुरू किया जाता है। भारत में यह प्रणाली 1957 से शुरू हुई है। आरबीआई को यह अधिकार होता है कि वो अपने रिजर्व में हमेशा 200 करोड़ की संपत्ति रखे ही रहे और इसके बाद ही आरबीआई सरकार की परमिशन के बाद नोट छाप सकती है। चलिए, यहाँ तो आपने समझ लिया कि नए नोट कब छापे जाने चाहिए, लेकिन अब एक बात ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये बात पता कैसे चलती है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इसे सरकार या आरबीआई के द्वारा कभी भी छापा जा सकता है, बल्कि इसके लिए भी कुछ जरूरी गाइडलाइंस होती हैं। जैसे अगर बात सिक्कों की करे तो भारत के नए सिक्कों की ढलाई का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। वहीं बात करें अगर नोटों की, तो 1 रुपए का नोट ही सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट किया जाता है, जबकि बाकी के नोट्स आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। लेकिन यहाँ भी आरबीआई के हाथ बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होते हैं। वैसे आरबीआई चाहे तो 10,000 रुपयों तक के नोट छाप सकता है, लेकिन उससे बड़ी नोट छापने के लिए आरबीआई को भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। आरबीआई सबसे पहले उन तमाम कारणों को देखता है और समझता है, जिसके बाद उसे लगता है कि अगर सच में नए नोट छापने की जरूरत है तो उसी अनुसार वो भारत सरकार से परमिशन मांगता है। यहाँ पर सरकार का रोल बनता है कि सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई से सलाह मशवरा करना और उसके बाद आरबीआई को नए नोट छापने की परमिशन देना, जिसके बाद नए नोटों की छपाई का 2 टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक बैंक तो गवर्नमेंट के अंडर होती है सारी पब्लिक बैंक। तो पब्लिक बैंक मीन्स जैसे कि बीओबी मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा। एक्चुअली पहले देना बैंक थी, तो देना बैंक बीओबी के साथ मर्ज होकर देना बैंक को बंद कर दिया गया और देना बैंक के सारे अकाउंट और सारे ट्रांजेक्शन अभी बीओबी से होते हैं, जिसे कहा जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे करके टोटल 12 बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। अभी इन गवर्नमेंट जो बैंक है मतलब कि पब्लिक बैंक है, उनका क्या काम है? उनका काम है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम हो या जो भी गवर्नमेंट ने अभी न्यू रूल्स निकाले हैं उसको एंकरेज करें। जैसे कि आधार कार्ड अपडेट करना, जैसे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि लाडली बहन योजना या सबको जो 1500 प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सारा पैसा और किसको कितना पैसा देना है ये सब गवर्नमेंट बैंक डिसाइड करती है। कि समझो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको पेंशन देना है, तो पेंशन का अमाउंट क्या होगा और कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड सारे स्कीम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन वो पब्लिक बैंक फॉलो करती है। ये सारी बैंक जो 12 बैंक्स अंडर आती है उसकी। अभी नेक्स्ट आती है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक मतलब कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एंड कोटक महिंद्रा। आईसीआईसीआई बैंक सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इजी है। उनका ऐप भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। हम घर बैठे ही ऐप में ही अपनी एफडी बना सकते हैं, एफडी तोड़ सकते हैं, कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। इवन कैश डिपॉजिट के लिए भी उन्होंने मशीन रखा है। तो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अगर इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अगर किसी बैंकिंग सिस्टम में है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। और इवन वो लोग म्यूचुअल फंड एंड डेप्थ फंड एंड शेयर मार्केट के लिए भी हमें हेल्प करते हैं। उन्होंने एक आरएम भी रखा है, आरएम मतलब कि रिलेशनशिप मैनेजर। वो रिलेशनशिप मैनेजर हमें हेल्प करता है कि अगर समझो मेरे पास 2 लाख है तो मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, डेट फंड में, ऐसे। इवन वो लोग होम लोन भी प्रोवाइड करते हैं वेरी इजीली। होम लोन के लिए भी लोगों को हेल्प करते हैं। मतलब एक्चुअली जो बैंकिंग सिस्टम होनी चाहिए, जो बैंक को हेल्प करनी चाहिए लोगों को, तो वो सारा ये आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एंड कोटक महिंद्रा के पास है। कोटक महिंद्रा स्पेशली इंश्योरेंस के लिए है एंड आईसीआईसीआई बैंक होम लोन के लिए एंड बाकी किसी हेल्प के लिए, स्पेशली लोन के लिए ज़्यादा है। गोल्ड लोन भी बहुत इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है। मतलब मुसीबत में कभी मुझे 40,000 50,000 भी मुझे निकालना है तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ। और उसके बाद जो एचडीएफसी भी सिमिलरली है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छी। अभी उसमें अब पेमेंट के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है तो ये चेकबुक, ये पहले के पुराने ज़माने में ऐसे चेकबुक यूज़ होते थे।
तो चेकबुक में कैंसिल चेक होता है। कैंसिल मतलब कि मैं नाम या कुछ मेंशन नहीं करूँगी, जस्ट 2 लाइन ऐसे करके उसे कैंसिल कर दूँगी। मतलब कि मेरी डिटेल्स मिल जाएगी लेकिन अमाउंट या कुछ नहीं होगा, जस्ट प्रूफ के लिए कि मेरे पास ये बैंक में अकाउंट है। अभी दूसरा, अगर समझो मुझे एक्चुअली पेमेंट करना है तो यहाँ पे ऐसे मेंशन किया जाता है कि जो भी पेमेंट करना है, अमाउंट है, उसको वर्ड में लिखा जाता है, साइन किया जाता है और यहाँ पे अपने बैंक के अकाउंट नंबर होता है। तो इससे कहते हैं चेक बुक। तो वो पहले के ज़माने में इस टाइप से पैसे निकालते थे और देते थे। लेकिन उसके बाद आया कि डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड मीन्स कि हम पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से। ये डेबिट कार्ड होता है जिसके ये डिजिट, ये जो कार्ड नंबर है ये उसका डिजिट नंबर है और पीछे जो है ये 3 डिजिट है, उसको सीवीवी नंबर बोला जाता है। तो ये डेबिट कार्ड है जहाँ से हम एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं। एंड दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब कि हम बिना कैश दिए, बिना हमारे अकाउंट में से पैसे निकाले हम उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अमेज़ोन का ICICI क्रेडिट कार्ड है, मैं अमेज़ोन से मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। इन 1 लाख तक मेरी क्रेडिट लिमिट है। बट उसमें मंथली फिर मुझे बिल आता है और मंथली मुझे पे करना है। बाकी के सारे ट्रांजेक्शन बैंक ही पे करेगी और उसके बाद मंथली मुझे बिल मिलेगा। उससे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। ये है डेबिट कार्ड जहाँ एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और इसे चेकबुक कहते हैं। ये पुराने, अभी आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, बट जस्ट रेफरेंस हमें ये चेकबुक दी जाती है ताकि प्रूफ रहे कि हाँ हम इस बैंक में हमारा अकाउंट है। तो ये हो गई सारे बैंकिंग सिस्टम। अब थर्ड बैंक आती है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक सबसे दुनिया का मतलब सबसे भलाई का काम करती है। क्यों? क्योंकि वो एक फार्मर को हेल्प करती है। फार्मर जिन्हें एक ज़मीन लेने के लिए हेल्प करती है। फार्मर को कोई ज़मीन लेनी है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो इजीली फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती हैं। अभी सबसे मेन जो कोऑपरेटिव बैंक्स के जो मेन है वो नाबार्ड है। नाबार्ड मीन्स नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। मतलब कि नेशनल मीन्स ऑल ओवर इंडिया, रूरल मीन्स गाँव एंड एग्रीकल्चर मीन्स खेतीबाड़ी। मतलब गांव में जिनको खेतीबाड़ी करनी है ऑल ओवर इंडिया में, तो नाबार्ड उसे मिनिमम इंटरेस्ट रेट में हेल्प करती है इन फार्मर्स को। अभी नाबार्ड सारे पैसे कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफ़र करती है और कोऑपरेटिव बैंक है जो फार्मर्स को हेल्प करते हैं। जैसे राबी और खरीफ क्रॉप के लिए उनको पैसे चाहिए, तो ये जो जैसे कि TJSB है या TDCC है, मतलब कि थाने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक, तो ये सारे बैंक्स हैं जो फार्मर्स को इजीली प्रोवाइड करते हैं लोन, और उस लोन से फिर आगे एग्रीकल्चर के लिए उन्हें हेल्प मिलती है। तो सबसे भलाई का काम करते हैं ये सारे बैंक में। जो अगर हम कंपेयर करें ना, तो सबसे बेस्ट काम कोऑपरेटिव बैंक्स करती हैं। सीनियर सिटीज़न या नॉर्मल इंसान को भी सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, मतलब कि मोर देन 8% इंटरेस्ट रेट कोऑपरेटिव बैंक ही देती है। तो अभी टोटल 3 बैंक्स हैं। सबसे पहले एक है पब्लिक बैंक जो गवर्नमेंट यूज़ करती है, जिसका टेक्नोलॉजी एकदम ही बकवास है। मतलब 10 मिनट भी जाना हो ना मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी गवर्नमेंट बैंक में, तो मेरे को मन करता है कि अरे बाप रे कब यहाँ से निकलेंगे। मतलब उनका मैनेजमेंट सिस्टम ही बड़ा, उनकी भी गलती नहीं है, अब वो गवर्नमेंट की भी है या जो भी है, बट उनका मैनेजमेंट सबसे वर्स्ट है। तो ये हो गई गवर्नमेंट बैंक्स। सेकेंड आती है प्राइवेट बैंक्स, जैसे कि मैंने बोला ICICI बैंक, जिसका वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है और आप ज़रूर यूज़ करो उसके ऐप को, तो डेफिनेटली आप घर बैठे ही FD बनाना या तोड़ सकते हैं। और थर्ड है कोऑपरेटिव बैंक जो फार्मर्स को हेल्प करती है। सो कभी भी अभी अपने पैसे इन्वेस्ट करो तो आपको पता होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम के बारे में।